Starting. Page number 148, chapter 11, Science and Scientists, Science or Saizdan. This chapter is not a comedy writing like My Bank Account. It is not a horror story like Wolves of Sonogrets. It is not a crime drama like Hostile Witness. And it is also not a tragic incident like the Birkanet drill. It is a serious topic about some serious discussion of science and scientist. Science और साइंसदान. What is science and what does a scientist do? साइंस क्या है और साइंसदान क्या करते हैं, इसके ऊपर एक चैप्टर है. Now, what is science? Science comes from a Latin word scientia. और scientia के मतलब होते हैं to know, जानना. और साइंटिस्ट मतलब साइंसदान या वैज्ञानिक. साइंटिस्ट इज़ नॉट अ डिग्री. साइंटिस्ट को डिग्री नहीं है. डॉक्टर और इंजीनियर ये आप यूनिवर्सिटी में जाकर बन जाते हैं. जो कोई मेडिकल का स्टूडेंट है वो डाओ यूनिवर्सिटी में जाएगा और वहाँ जाने के बाद वो 5 साल के MBBS करेगा, वो डॉक्टर बन जाएगा. कोई इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है वो NID यूनिवर्सिटी में जाएगा, 4 साल तक इंजीनियरिंग करेगा और इंजीनियर बन जाएगा. बट साइंटिस्ट बनने के लिए आपको कोई डिग्री नहीं चाहिए. फॉर बीइंग अ साइंटिस्ट यू डोंट हैव अ डिग्री. आपको किसी डिग्री की नीड नहीं है. बल्कि साइंटिस्ट बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जस्ट डिस्कवरी करनी पड़ेगी. एक मैट्रिक पास बंदा भी साइंसदान हो सकता है अगर वो कुछ नई चीज़ बता दे साइंस के अंदर. समझ, इसलिए साइंटिस्ट बहुत कम है दुनिया में. इंजीनियर डॉक्टर भरे पड़े हैं. इंजीनियर डॉक्टर क्या करते हैं, पहले से ईजाद हुई चीज़ों पे काम करते हैं. इंजीनियर क्या करेगा, पहले से अगर कोई चीज़ ईजाद हो गई है, पहले से कोई मशीन डिस्कवर हो चुकी है, इन्वेंट हो चुकी है, उस मशीन को वो ऑपरेट करेगा, तो वो एक इंजीनियर है. डॉक्टर क्या करेगा, पहले से जिस बीमारी का इलाज दरियाफ्त हो चुका है उस बीमारी का इलाज करेगा. मिसाल के तौर पे एक शख्स गया डॉक्टर के पास और बोला मुझे कोरोना वायरस है, मुझे ऐसी दवाई दीजिए कि ये ठीक हो जाए. तो डॉक्टर उसको कोई दवाई नहीं दे सकता, बिकॉज वो बोलेगा मेरे को साइंसदान थोड़ी ना हूँ, इसका इलाज ही अभी तक दरियाफ्त नहीं हो, वैक्सीन, मैं कैसे कोई दवाई दे दूँ. जाओ साइंटिस्ट के पास, बोलो जल्दी से वैक्सीन ईजाद करें. तो एक साइंटिस्ट एक बहुत बड़ा काम करता है, वो इनिशिएट करते हैं, इनोवेट करते हैं चीज़ों को. इंजीनियर डॉक्टर क्या करता है, उसको बस चलाता है, तो वो कोई बड़ा काम नहीं है. पाकिस्तान में साइंटिस्ट से ज़्यादा डॉक्टर इंजीनियर की इसलिए कदर है बिकॉज पाकिस्तान के अंदर नई डिस्कवरी नहीं होती है. पाकिस्तान के अंदर जो चीज़ें बनी बनाई उसी पर काम चल रहा होता है, इसलिए यहाँ पर डॉक्टर और इंजीनियर ज़्यादा उनको जॉब मिलती है बनिस्बत साइंटिस्ट के, क्योंकि रिसर्च वगैरह तो होता नहीं है पाकिस्तान. तो साइंस और साइंटिस्ट मतलब साइंस और साइंसदान. इस चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे. लिखने वाले हैं F. शेरवुड टेलर, जो बताते खुद एक साइंटिस्ट हैं. ही इज़ हिमसेल्फ अ साइंटिस्ट. और ये आम लोगों को समझा रहे हैं कि साइंस और साइंसदान क्या है, साइंस क्या है और साइंसदान क्या करते हैं. ये जो चैप्टर है पूरा साइंस एंड साइंटिस्ट, छोटा सा चैप्टर है, 1 पेज का या लिटिल बिट हाफ पेज का. तो इस चैप्टर को लिया गया है साइंस या F. शेरवुड टेलर की एक किताब से. उस किताब का नाम था द वर्ल्ड ऑफ साइंस, साइंस की दुनिया. उस किताब से कुछ पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ लिख कर हमारे बुक में डाल दिया गया और इस पैराग्राफ का नाम लिख दिया गया साइंस एंड साइंटिस्ट. समझ में आने के बाद इंट्रोडक्शन समझ में आ गया आपको चैप्टर के बारे में. अब स्टार्ट करते हैं. The man in the street has a very fair idea of the meaning of the word science. Man in the street मतलब आम इंसान, सड़क में चलता हुआ इंसान, मैंगो मैन. एक आम इंसान को एक बहुत अच्छा ख्याल होता है इस वर्ड साइंस के मतलब के बारे में. हर इंसान साइंस की मीनिंग को जानता है, चाहे वो राह चलता है वो कोई इंसान ही क्यों ना हो. आप रास्ते में जाओ, बाहर निकलो और राह चलने के बाद मतलब आप क्या करो कि किसी भी शख्स से, भले वो अनपढ़ हो, जाहिल हो, आप उससे साइंस के बारे में सवाल करो ना कि बताइए साइंस क्या होता है, वो आपको कुछ ना कुछ जवाब देगा. वो बोलेगा साइंस है जिसमें इन्वेंशन करते हैं, डिस्कवरी करते हैं, कुछ बताते हैं, दुनिया के बारे में जानते हैं. तो साइंस के बारे में पूरी दुनिया जानती है. राह चलता हुआ इंसान है, उसको भी साइंस के बारे में कुछ ख्याल होता है. इट इंक्लूड्स फील्ड्स दैट परस्यूट्स एस्ट्रोनॉमी, केमिस्ट्री और बायोलॉजी. इसमें शामिल है, उसको महसूस होता है कि हर वो इल्म जो कि एस्ट्रोनॉमी है या केमिस्ट्री है या बायोलॉजी है वो साइंस है. तो आम इंसान ये समझता है. केमिस्ट्री तो आप पढ़ते हैं, कीमिया जिसको हम कहते हैं, जो हम मंडे और ट्यूसडे को पढ़ रहे होते हैं, तो केमिस्ट्री डिटेल आपको पता है क्या पढ़ता है उसके अंदर. बायोलॉजी जो है वो हयातियात, या जिसको 9 में आपने पढ़ा या मेडिकल के उसने इंटर में पढ़ते हैं, हयातियात जिसमें स्टडी ऑफ लाइफ होती है. तीसरी चीज़ जिसके बारे में आम इंसान कहता है कि वो साइंस है, वो तीसरी चीज़ है दिस इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी. फल्कियात जिसको हम लोग कहते हैं, फल्कियात दैट इज़ एस्ट्रोनॉमी. और जो एस्ट्रोनॉमी को पढ़ते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एस्ट्रोनॉमर. एक चीज़ होती है एस्ट्रोलॉजी,
और जो इसको पढ़ते हैं वो कहलाते हैं एस्ट्रोलॉजर। एक चीज़ होती है कॉस्मोलॉजी, और जिसको पढ़ते हैं वो कहलाते हैं कॉस्मोलॉजिस्ट। और एक चीज़ होती है एस्ट्रोनॉट। ये मैं एस्ट्रो से मिलते जुलते सारे वर्ड्स बता रहा हूँ आपको। देखो एस्ट्रोनॉमी 2 वर्ड से निकला है, एस्ट्रो और नोमी। एस्ट्रो मतलब होता है सितारा, स्टार, और नोमी के मतलब होता है मेजरमेंट, पैमाइश। एस्ट्रोनॉमी द मेजरमेंट ऑफ स्टार्स, माहिर फल्कियात। इसमें हम पढ़ते हैं तारे हमसे कितनी दूर हैं और तारों की उम्र क्या है और तारे कब जो है वो फट जाएंगे, स्टार्स के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन, दैट इज़ एस्ट्रोनॉमी, द मेजरमेंट ऑफ स्टार्स। और जो पढ़ता है उसको एस्ट्रोनॉमर कहते हैं। एस्ट्रोनॉमर कहते हैं माहिर फल्कियात, सुना होगा आपने उर्दू में, माहिर फल्कियात, ठीक है। नेक्स्ट है एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रो मतलब स्टार, लॉजी मतलब स्टडी, स्टडी ऑफ स्टार। इसको हम लोग कहते हैं इल्म नजूम। नजम अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, नजम के मतलब होते हैं सितारा या तारा। इल्म नजूम सितारों की स्टडी, द स्टडी ऑफ स्टार्स। इसको पढ़ने वाले कहते हैं एस्ट्रोलॉजर, और ये कहलाते हैं नजूमी। तो बच्चे कहते हैं सर व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एस्ट्रोनॉमर एंड एस्ट्रोलॉजर, या व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी। फल्कियात और इल्म नजूम में क्या फ़र्क है? एस्ट्रोनॉमी इज़ द फील्ड ऑफ साइंस, बट एस्ट्रोलॉजी इज़ नॉट अ फील्ड ऑफ साइंस, इट इज़ आर्ट्स। एस्ट्रोलॉजी में हम बस ये बताते हैं कि सितारों की हरकत की वजह से सितारों का इंसानों की ज़िंदगी पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, असर पड़ता है। इसको कहते हैं इल्म नजूम। और जो ये बताते हैं वो नजूमी कहलाते हैं, जो बताते हैं आपका अगला हफ्ता कैसा रहेगा, ठीक है। ये कदीम ज़माने की थ्योरी है, तकरीबन आज से 6000 साल पहले इराक़, जिसका पुराना नाम था मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया में एक शहर था बेबीलोन, बेबीलोनियंस इसके रहने वाले कहलाते थे। तो बेबीलोन्स वाले नजम परस्त हैं, मतलब सितारों को भगवान माना करते थे, तो तारों की पूजा किया करते थे। एक ऐसी कौम गुजरी है इराक़ के अंदर, वो सितारों की पूजा करती थी। और जब उनके घर पे कोई बेटा पैदा होता था या बेटी पैदा होती थी, तो वो कहते थे कि वो बेटा या बेटी उस सितारे ने दिया, स्टार ने दिया, और उसकी कृपा की वजह से, तारों की वजह से बेटे और बेटी पैदा हुए घर पे। तो ये उनका कॉन्सेप्ट था, वो सारे सितारे को भगवान माना करते थे। तो स्टार्स जो हैं, तो जो बच्चा पैदा जिस दिन होता था उसके दिन के लिहाज से उसको एक स्टार आसमान में दे दिया जाता था कि तुम इस दिन पैदा हो, तुम कैंसर हो, तुम्हारा एरीज है, तुम्हारा कैप्रिकॉर्न है, तुम्हारा लियो है, तुम्हारा विर्गो है, तुम्हारा एक्वेरियस है, तुम्हारा सेजिटेरियस है, तुम्हारा टॉरस है, मतलब कोई ना कोई ऐसा नाम लिख दिया जाता था कि तुम्हारा ये स्टार है, ठीक है। और अब क्या होता था कि अच्छा वो आसमान में उन्होंने पूरे कॉन्स्टलेशन बनाए हुए थे। 6 सितारे को मिलकर किकड़ा बना दिया तो कैंसर बन गया, 6 सितारों को मिलकर लिब्रा वो एक तराजू बना दिया तो लिब्रा बन गया, इस तरह कुछ सितारों से मिलकर शेर बन गया तो लियो बन गया। ऐसे करके बहुत सारे कॉन्स्टलेशन आसमान में बने हुए थे जिन्होंने अपने लिहाज से उनको शेप दे दिया था। उसको ज़ोडिएक साइंस कहते हैं, हॉरोस्कोपी कहते हैं। अब क्या होता है, डिफरेंट प्लैनेट्स उसके अंदर मूव करते हुए आते थे। आप डिफरेंट प्लैनेट्स, एक प्लैनेट होता था जुपिटर, एक होता था सैटर्न। जुपिटर को कहा जाता था कि ये 7 प्लैनेट है, अच्छा प्लैनेट है, और सैटर्न के बारे में कहा जाता था कि ये एक नहस प्लैनेट है, ख़राब प्लैनेट है, बुरा प्लैनेट है। तो अगर कोई बच्चा पैदा हुआ है जून में, तो जून में उसका स्टार हो गया कैंसर। अब अगर उस कैंसर में कोई सितारा, कोई मुश्तरी या जुपिटर, जब वो एंटर हो जाएगा तो तो कहा जाने लगेगा कि अभी अब जो जिसका साइन कैंसर है, अब उसमें बुरा वक्त आ गया, जो अच्छा वक्त आ गया। और अगर सैटर्न आ गया तो बुरा वक्त आ गया। ये आप खुद भी करके बता सकते हैं, मतलब ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई जादू मंतर नहीं है, मतलब। लेकिन ये कॉन्सेप्ट गलत है, इस्लाम के अंदर ये कॉन्सेप्ट नहीं है। इस्लाम सितारों को भगवान या खुदा कंसिडर नहीं करता, बल्कि इस्लाम में कुरान पाक में पूरा सूरह नजम नाजिल की गई है। नजम मतलब ही होता है तारा। उसमें बताया गया है, उसमें अल्लाह ताला कहता है कि हमने सितारों को पैदा किया है शयातीन को मार भगाने के लिए। तारों को इसलिए पैदा किया गया क्योंकि तारे जो हैं वो शैतानों को दूर भगाते हैं, ये है तारों का काम। तो तारे ख़ुद नबी जो है अल्लाह पाक के ताबेदार हैं, तारे ख़ुद कोई भगवान नहीं है, ना हम मानते हैं उनको। इसलिए हॉरोस्कोपी पढ़ना इस्लाम में गलत करार दिया गया कि किसी भी तरह से हम मुस्तकबिल का हाल नहीं बता सकते कि कल क्या होने वाला है। कल क्या होने वाला अल्लाह और उसके रसूल के सिवा कोई भी नहीं जानता कि कल क्या होने वाला है। तो आप स्टार्स के ज़रिए भी नहीं पहचान सकते हैं, क्योंकि वो डिप्लोमेटिक चीज़ बातें करते हैं ना स्टार्स के अंदर, वो कोई सच्ची बात थोड़ी ना करते हैं। वो कहता है जिसका स्टार कैंसर है अगले हफ्ते उसमें बुरा वक्त आएगा, और अगर वो अच्छी हिकमत अमली इख्तियार करेगा तो वो बुरा वक्त अच्छे वक्त में तब्दील हो जाएगा। ये लिखा हुआ होता है, सुनो ज़रा, ये लिखा होता है। अब अगर मेरे पे बुरा वक्त आ गया तो मैं क्या बोलूँगा, अरे मेरे स्टार में तो ये लिखा था बुरा वक्त आएगा, ये तो सही है बिल्कुल। और अगर अच्छा वक्त आ गया, अरे स्टार में तो ये लिखा था बुरा वक्त आएगा, लेकिन हिकमत अमली मैंने अच्छी इख्तियार कर ली तो अच्छा वक्त हो गया। ये तो 2 ही वक्त होता है, अच्छा या बुरा, तीसरा कौन सा वक्त होता है, ठीक है। तो ये इस तरह से लिखा होता है ना, तो बच्चे समझते हैं, बिलीव कर लेते हैं, ठीक है, ठीक नहीं है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है
कि जो इंसान इस बात पर यकीन रखे कि उस पर सितारों की वजह से बारिश हुई या सितारों की वजह से उस पर बुरा वक्त आया, वो अल्लाह और उसके नबी का इनकार करने वाला है और सितारों पर ईमान लाने वाला है वो बंदा। ये भी हदीस है कि जो शख्स भी किसी नजूमी के पास जाएगा तो 40 दिन तक उसकी नमाज़ें कबूल नहीं होती हैं। ये भी हदीस है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो हमें इससे दूर रहना चाहिए, हॉरोस्कोपी से और स्टार से। पूरा डिटेल में मैंने बता दिया। जो इसको स्टडी करता है वो कहलाता है एस्ट्रोलॉजर। और ये जो इल्म मैं पूरा डिटेल में बता रहा था 10 मिनट में आपको, दिस इज़ एस्ट्रोलॉजी। समझ में आया? ये इस फील्ड से बहुत अलग है। ये साइंस की फील्ड है, ये साइंस नहीं है। वो ज़मीन से देख रहे हैं और स्टार को बता दे रहे हैं कि बुरा वक्त अच्छा वक्त, तो वो भी गलत है भाई। तकदीर किस्मत के बारे में कहा जाता है भाई, नजूम जो कहते हैं वो हथ लकीरें होती हैं। देखो ये जब बच्चा पैदा होता है ना तो उसकी मुट्ठी बंद होते हैं, उसकी मुट्ठी बंद होता है, तो उस बंद मुट्ठी की वजह से क्या होता है, हाथों पे निशान पड़ जाते हैं, बस और कोई बात नहीं है। ये हाथों के निशान पे किस्मत का हाल नहीं बताते हैं। किस्मत तो उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते, सही है ना भाई। तो किस्मत से थोड़ी ना होता है कोई, ये बोलने की बात है, ये सब गलत है। बस ये बात याद रखो कि गैब का इल्म अल्लाह और उसके अल्लाह के सिवा किसी और के पास नहीं है। कल क्या होने वाला है अल्लाह जानता है, सिर्फ आप किसी और तरह से नहीं बता सकते कि आपने जो है वो तोते के ज़रिए फाल निकलवा के आप नहीं बता सकते, आप किसी भी तरह से आप इल्म नजूम के थ्रू नहीं बता सकते, ठीक है। तो एक आम इंसान को लगता है कि एस्ट्रोनॉमी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये साइंस है, ये सब फील्ड साइंस है। ही इज़ नॉट सो श्योर वेदर इंजीनियरिंग और मेडिसिन इज साइंस एंड इज क्वाइट श्योर दैट पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, आर्ट, रिलीजन एंड द लाइक आर नॉट। इसको बिल्कुल भी यकीन नहीं होता आया कि इंजीनियरिंग या मेडिकल साइंस है, और इसको बिल्कुल यकीन होता है कि सियासत, तारीख़, फ़न, मज़हब और इस तरह की और चीज़ें साइंस नहीं है। मतलब वो समझता है कि इंजीनियरिंग और मेडिकल साइंस है और पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, आर्ट, रिलीजन ये साइंस नहीं है। एक आम इंसान तो ये समझता है। द साइंटिस्ट आर मोर इंटरेस्टेड इन डूइंग साइंटिफिक वर्क दैन इन डिफाइनिंग इट। साइंसदान ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं साइंसी काम करने में बजाय उसको डिफ़ाइन करने के। साइंटिस्ट का काम साइंस को डिफ़ाइन करना नहीं है, बल्कि जो है वो साइंस के काम करना है। देखो साइंस पढ़ने की चीज़ नहीं है, साइंस करने की चीज़ है। बदकिस्मती से हम पाकिस्तानी साइंस को पढ़ रहे होते हैं, जबकि साइंस करने वाली बात होती है। साइंस एक्सपेरिमेंटल नॉलेज है, जब तक आप एक्सपेरिमेंट्स नहीं करोगे आप साइंस नहीं पढ़ सकते। लेकिन हमारे बच्चा बचपन से साइंस को रट्टा मारते हुए आगे जाता है और उसका मुसरा से पढ़ते ही नहीं जैसे उसको पढ़ना चाहिए, सही है ना। तो साइंटिस्ट साइंस को डिफ़ाइन करने से ज़्यादा साइंस के काम करने पर दिलचस्पी रखते हैं। बिल्कुल, वो टोटली जो है वो एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू पढ़ते हैं। साइंस के हर क्लास के साथ लैब की क्लास होती है। मतलब कि अगर हम देखें इसके अंदर, तो पाकिस्तान में कोई भी ऐसा स्कूल नहीं है कि हर क्लास के साथ लैब होता हो। जैसे कि सिस्टम है, सिर्फ एक स्कूल है उसका 5 स्टार चौरंगी पर, द लैब स्कूल के नाम से, TLS उसका नाम है। तो वहाँ पर हर एक क्लास के बाद जो है वो साइंस के बाद लैब होना बहुत ज़रूरी है। बिना लैब के मतलब हर क्लास के बाद एक लेबॉरेटरी एक्सपेरिमेंट होगा। लेकिन उसकी फ़ीस भी यही है, फिर 18,000 रुपये पर मंथ फ़ीस है उसकी। तो आम बंदा तो 18,000 पर मंथ अफोर्ड नहीं कर सकता। बट वैसे नॉर्मली स्कूलों के अंदर ऐसा कोई सीन नहीं है। हमारे यहाँ कोई स्कूल नहीं, इसलिए हम साइंस में थोड़ा पीछे हैं। वजह यही है, एक वजह तो और भी वजह आगे बताऊँगा क्या वजह था। तो ही समटाइम्स सेज दैट अ पीस ऑफ वर्क और अ बुक इज़ अनसाइंटिफिक। कभी कभार साइंसदान कहते हैं कि कोई काम या कोई किताब गैर साइंसी है। एंड यूजुअली मीन्स बाय द फ्रेज दैट इट इज़ इनएग्जैक्ट। और आमतौर पर वो इस फ्रेज किसे कहते हैं, द पार्ट ऑफ सेंटेंस विच डज नॉट गिव अ कंप्लीट सेंस। जुमले का ऐसा टुकड़ा जो मुकम्मल मायने नहीं देता उसको फ्रेज कहते हैं। तो जब कोई साइंसदान किसी भी चीज़ को अनसाइंटिफिक कहता है तो उसके कहने से मुराद उसकी ये होती है कि ये चीज़ क्या है, इनएग्जैक्ट है। ठीक है, ये चीज़ क्या है कि इनएग्जैक्ट है। तो डिफरेंट एक पेपर में एक सवाल आता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन साइंटिफिक एंड अनसाइंटिफिक वर्क। ठीक है, तो क्या डिफरेंस होता है एक साइंटिफिक और अनसाइंटिफिक वर्क के अंदर। तो 4 डिफरेंसेस हैं जो कि यहाँ पर नोट किए जाएंगे कि कब एक कोई काम अनसाइंटिफिक हो जाता है और कब कोई काम साइंटिफिक होता है। तो कभी कभार साइंटिस्ट किसी चीज़ को अनसाइंटिफिक कहते हैं और उसको कहने से मुराद ये है कि वो काम अनसाइंटिफिक इसलिए है कि वो इनएग्जैक्ट है। इनएग्जैक्ट मतलब गलत है। साइंस की बातें गलत नहीं होती हैं, जितना हद हो सके उतनी ज़्यादा सही होती हैं, ठीक होती हैं। तो इनएग्जैक्ट हो, दैट इट इज़ बैडली अरेंज। और दूसरा अनसाइंटिफिक वर्क वो होगा जो कि बैडली अरेंज होगा, पूरी तरह से तरतीब दिया होगा। साइंस के सारे काम ऑर्डरली अरेंज होते हैं, ऑर्डर अरेंजमेंट होते हैं, उनकी अरेंजमेंट एक ऑर्डरली होती है। एक जो है वो उनकी अरेंजमेंट जो है वो एक तरह से एक तरतीब में होती है, बेतरतीब नहीं होती है, तरतीब उसके अंदर होता है। जैसे अब जब आप भी गैस लॉस को पढ़ते हैं तो हमेशा बॉयल्स को पहले पढ़ते हैं, चार्ल्स लॉस के बाद और एवोगाड्रो उसके बाद। कभी ऐसा नहीं होता कि एवोगाड्रो लॉ पहले पढ़ लें, चार्ल्स लॉस के बाद और बॉयल्स लॉस के बाद, ऐसा कभी नहीं होता। जैसे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जब हम पढ़ते हैं तो हमेशा पहले फर्स्ट लॉ, फिर सेकंड लॉ और फिर थर्ड लॉ पढ़ते हैं। मतलब साइंटिफिक वर्क या साइंटिफिक बुक जितनी भी होती हैं वो ऑर्डरली अरेंज होती हैं, एक ऑर्डर एक सीक्वेंस में होती हैं।
तो बैटली रेंज जो चीज़ हो गया वो अनसाइंटिफिक हो गया, दैट इट जम्प्स टू कंक्लूजन्स विदाउट सफिशिएंट एविडेंस। और थर्ड, लैक ऑफ एविडेंस, सबूत की कमी। याद रखो कि अनसाइंटिफिक वर्क वो होगा जिसके अंदर लैक ऑफ एविडेंस होगा, इनसफिशिएंट एविडेंस होगा। क्योंकि साइंस के हर काम के अंदर एक्सपेरिमेंटल एविडेंस होना ज़रूरी है, तजुर्बाती मतलब जो है वो तजुर्बे के लिहाज से जो है वो उसको होना ज़रूरी है, उसके एविडेंस, उसके सबूत होना ज़रूरी है। और अगर कोई सबूत नहीं दे पा रहा तो फिर उस सूरत में वो चीज़ साइंटिफिक नहीं है, फिर वो अनसाइंटिफिक हो गई। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल। मैं सबूत से मिसाल देता हूँ, जैसे कि पुराने ज़मानों में जो है वो कहता था, अरिस्टो कहता था, बायोजेनेसिस का नज़रिया पेश करता था। वो बोलता था कि बेजान चीज़ के अंदर जानदार चीज़ें खुद ब खुद पैदा हो जाती हैं। मुझसे सबूत नहीं दिया उसके कैसा होता है। इसका एक्सपेरिमेंट किया रेडी ने, रेडीज़ एक्सपेरिमेंट, अगर आपने पढ़ा होगा आप बायोजेनेसिस। तो उसने क्या किया कि दो जो है मतलब कि इस तरह से मछली को लेकर दो जार लिया, एक खुला रखा एक बंद रखा। तो जो खुला जार था तो उसमें मच्छी से जो है वो कीड़े लग गया, जबकि बंद वाले में नहीं लगे। तो उसने बोला कि भाई ये बेजान चीज़ से जानदार चीज़ पैदा नहीं हो रही है, बल्कि असल मक्खियाँ जो बैठ कर अंडे दे रही हैं तो उसके अंदर से भी कीड़े निकल आ रहे हैं। तो ये चीज़ थी एक्सपेरिमेंटल एविडेंस। तो इसलिए रेडी का जो काम था वो साइंटिफिक है, अरस्तु का बायोजेनेसिस का नज़रिया वो साइंस नहीं है, वो फ़लसफ़ा है, फ़िलासफ़ी। बस समझ में आ रही है। तो जब तक एविडेंस नहीं आएगी, सबूत नहीं आएगा, तब तक वो चीज़ साइंटिफिक नहीं हो सकती। हर एक साइंटिफिक जो है वो लॉ के पीछे उसका सबूत या एविडेंस मौजूद है। जब भी हमको लॉ पढ़ते हैं, जब भी हम कोई बात पढ़ते हैं साइंस के अंदर, हम उसका सबूत देते हैं डेली लाइफ से कि देखो डेली लाइफ में ये चीज़ यहाँ ऐसे होती है, ऐसे ही होता है ना। और उसके बाद क्या, दैट द ऑथर हैज़ अलाउड हिज पर्सनल प्रेजुडिस टू इन्फ्लुएंस द रिपोर्ट। और ये कि ऑथर ने, मुसन्निफ ने अलाउ किया है पर्सनल प्रेजुडिस को। फोर्थ, ऑथर मतलब मुसन्निफ अलाउड, जायज़ करार दिया है, हिज पर्सनल प्रेजुडिस, अपनी ज़ाती राय को, इन हिज रिपोर्ट, अपनी रिपोर्ट में। याद रखो साइंटिफिक वर्क के अंदर आपकी ज़ाती राय मैटर नहीं करती है। योर पर्सनल ओपिनियंस नेवर मैटर इन साइंटिफिक वर्क। जस्ट टू फाइंडिंग द ट्रूथ इज इम्पॉर्टेंट। यू ऑल आर द स्टूडेंट्स ऑफ साइंस। आप सब के सब साइंस के स्टूडेंट हैं। कोई भी कॉमर्स का या आर्ट्स का स्टूडेंट या होम इकोनॉमिक्स का यहाँ पर नहीं बैठा हुआ, सब के सब इंजीनियरिंग या मेडिकल से बिलोंग करते हैं। तो आपको तो ज़्यादा डिटेल में इस चीज़ को समझना चाहिए कि अनसाइंटिफिक वर्क जो है उसमें ऑथर अपनी पर्सनल प्रेजुडिस अप्लाई करता है। तो आपकी ज़ाती राय नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक कि आपके रिलीजियस इमोशंस, रिलीजियस थॉट्स, ये भी साइंटिफिक वर्क के अंदर नहीं आ सकते। मिसाल के तौर पे गैलीलियो गैलीली जो इटालियन एस्ट्रोनॉमर था और इटालियन फिजिसिस्ट था, जिसने पहली बार दुनिया में टेलीस्कोप ईजाद किया। तो गैलीलियो एक क्रिश्चियन था और बाइबल में लिखा है कि ज़मीन रुकी हुई है, सूरज उसके गिर्द घूम रहा है। लेकिन जब उसने अपने टेलीस्कोप को यूज़ किया और डिफरेंट रिसर्चेस किए तो उसको पता लगा ये गलत है, ज़मीन घूम रही है, सूरज रुका हुआ है। और जब उसने ऐसा कहा, हीलियोसेंट्रिक यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट जब उसने पेश किया तो बड़ा उसको सबूतों का सामना करना पड़ा। रोमन कैथोलिक चर्च ने उसको जेल में डाल दिया, गैलीली को, और काफ़ी साल तक जेल में रखा। कुछ सालों के बाद जेल से बाहर निकाला और फिर पोप के सामने हाजिर किया और बोला कि भाई अब तुम तौबा कर लो और बोलो कि वाकई में ज़मीन जो है वो ज़मीन जो है वो साकिन और सूरज घूम रहा है। तो बहुत मशहूर जुमला गैलीलियो ने बोला था। गैलीलियो ने बोला, ठीक है मैं बोल लेता हूँ कि ज़मीन रुकी हुई है, सूरज घूम रहा है, लेकिन मेरे बोलने से क्या होता है, ज़मीन तो घूमती रहेगी। मैं अगर बोल दूँ तो मेरे बोलने से ज़मीन रुकेगी थोड़ी ना, वो तो घूमना है, उसको तो घूमते ही रहेगी, येट इट मूव्स। ये वो एक मशहूर जुमला है गैलीली का। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगरचे वो ख़ुद क्रिश्चियन था, बट उसने अपने रिलीजियस थाट्स को अपने साइंटिफिक वर्क के अंदर शामिल नहीं किया, उसने उसको उलट एक बात कर दी। सेम इसकी दूसरी एग्जांपल हो सकती है चार्ल्स डार्विन भी एक क्रिश्चियन उसमें पैदा हुए थे, ठीक है, क्रिश्चियनिटी के अंदर, ठीक है। तो वो भी क्रिश्चियन थे, लेकिन क्या हुआ कि चर्च जाते थे वो, लेकिन जब वो बड़े हुए तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो है वो अपनी रिसर्चेस की, रिसर्चेस करने के बाद एवोल्यूशन थ्योरी पेश की। द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन मतलब नज़रिया इर्तिका जो ये चीज़ बताता है कि ह्यूमन बींग्स वर मंकीज़ बिफर, कि इंसान जो है वो मंकीज़ से इवॉल्व हुआ, और इस तरह की बातें जो है वो चार्ल्स डार्विन ने बताई। लेकिन अब वो जो उसकी ये बात थी वो उसके अपने रिलीजन के गलत बात थी, चूँकि उसकी जो खुद क्रिश्चियन था। तो बाइबल के अंदर भी ये लिखा है कि पहले इंसान जो आदम अलैहिस्सलाम थे,
तो उसका मतलब वो बंदर से तो इंसान नहीं बन सकता ना, लेकिन उसने अपने रिलीजन के एक अपोजिट बात कर दी। क्यों? चूँकि साइंटिफिक वर्क का मकसद ये नहीं होता कि आप जो है वो अपने काम में जो है वो जो है पर्सनल प्रेजुडिस को शामिल कर दें, ज़ाती राय को, तो उससे बचाना पड़ेगा। तो भले उसके अब आप बोलोगे कि वो हुआ तो जाहिर सी बात है वो अपने रिलीजन के ख़िलाफ़ हो गए, रिलीजन के अगेंस्ट हो गए ना, फिर वो अपने देखा जाए तो अब बात गलत थी, सिंपल सी बात है। अब अगर मैं ये कहूँ कि अब गैलीलियो वो जो उसने किया चार्ल्स डार्विन ने, अभी कुछ सालों पहले गैलीलियो के जो है वो 100 वर्षी मनाई गई, 100th एनिवर्सरी कुछ सालों पहले मनाई गई। तो 100th एनिवर्सरी पर क्या हुआ कि दुनिया के तमाम 100th एनिवर्सरी पर दुनिया के तमाम जो है वो कह लो कि चर्चिस ने माफ़ी मांगी चार्ल्स डार्विन से कि हमने जो यहाँ पर कुफर का फतवा साबित किया था, तो हम ये फतवा जो है वापस लेते हैं। अगरचे वो मरे हुए 100 साल हो चुके थे उनको, लेकिन ऐसे ही बताया गया चूँकि क्रिश्चियनिटी के अंदर क्या है, क्रिश्चियनिटी के अंदर जो क्रिश्चियन वर्ल्ड है ना वो मज़हब से दूर हो चुके हैं। अब वो मज़हब को कोई इतना सीरियस नहीं लेते, इसलिए वो साइंस में आगे भी हैं। मेरी बात समझो ज़रा, क्योंकि साइंस के अंदर पर्सनल प्रेजुडिस को फॉलो नहीं कर सकते। अब जो यूरोपियंस हैं, अमेरिकन हैं, ऑस्ट्रेलियंस हैं, वो कहते हैं हाँ ठीक है इंसान बंदर था, हाँ ठीक है सब कुछ वो मान लेते हैं, क्योंकि उनके लिए मज़हब कोई चीज़ है ही नहीं, इसलिए वो मज़हब से बेजार हैं, लेकिन साइंस में आ गए हैं, टेक्नोलॉजी में भी आ गए, मोबाइल फ़ोन कंप्यूटर सब में आ गए। हम अपनी बात करें पाकिस्तान की, तो हम पाकिस्तानी वी आर एक्सट्रीमिस्ट, वी आर फंडामेंटलिस्ट नेशन। हम मज़हब के मामले में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते किसी भी चीज़ पे, तो हम कभी भी नहीं मान सकते डार्विन की बात को, भले हम साइंस में पीछे हो जाएं। हम कहते हैं हमें गवारा है कि हम साइंस को हम जुटला देंगे, लेकिन हम कुरान पाक में लिखी हुई बातों को हम एक आयत भी उसकी नहीं जुटला सकते। ये हमारा कामिल ईमान है, जिसकी वजह से हम दुनिया में तो मतलब दीन के रास्ते में तो सरखरू हो जाते हैं कि वाकई में पाकिस्तान इस्लाम का किला है, लेकिन जब हम बात करते हैं उसकी, लेकिन हम बात करते हैं साइंस की, तो हम उससे पीछे हो जाते हैं। ये वजह है कि पाकिस्तान साइंस में आगे नहीं जा पाता, क्योंकि हमें किसी एक चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, और हम मज़हब में नहीं कर सकते। भले हम भूखे रह जाएंगे, लेकिन हम मज़हब को फॉलो करेंगे। सही बात है। तो ये हम फ़ख्र भी करते हैं अपनी इस चीज़ पे, हमें उस पर अफसोस नहीं है कोई। हम पाकिस्तानी को अफसोस नहीं है साइंस में पीछे होकर, हमें इस बात पर फ़ख्र है कि हम इस्लाम में आ गए। हाँ गवर्नमेंट कर लेगी, लोग नहीं एक्सेप्ट करेंगे। गवर्नमेंट तो बहुत सारी ऐसी बातें कहती है जो साइंस की वो रिलीजन के ख़िलाफ़ है, लेकिन पब्लिक उसको फ़ौरन से हटा देती है, नहीं हम नहीं मानेंगे। कादियानी को मुसलमान करार दे, तो बोला था ना कि, लेकिन पब्लिक जैसे ही वो ये बात बोलते हैं पब्लिक सामने आ जाती है, एक्सेप्ट ही नहीं करती इस चीज़ को। बहुत सारी चीज़ें ऐसी ना, सूद को जायज़ करार दे दो, सूद को हलाल कर दो, लेकिन पब्लिक फ़ौरन से उठ जाते नहीं, सूद हलाल हो ही नहीं सकता, कुछ भी कर लो। नामोस रसालत का वो ख़त्म कर दो आइन के अंदर, लेकिन पब्लिक फ़ौरन से खड़ी हो जाती नहीं, वो आसिया बीबी की जो है सज़ाए मौत ख़त्म कर दो उसको। हम बोलते नहीं होके रहेगा, कैसे नहीं होगा, धरना दे देते। मतलब हम कोशिश करते हैं, पब्लिक भले नहीं है, गवर्नमेंट नहीं है हमारे इस्लामिक, लेकिन लोग तो है ना इस्लामिक, तो लोगों के से तो बचता ही है इस्लामिक कंट्री। क्यों सवाल कर रहे थे? सर वो आप बोले थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन वाला, आप बोले साइंटिस्ट कोई भी नहीं बन सकता जब तक वो एक्सपेरिमेंटल हो नहीं। हाँ, तो उसने क्या एक्सपेरिमेंट किया इसको? उसने हाँ ये चीज़ बिल्कुल अच्छा सवाल है, ये बहुत अच्छा सवाल अवीम का है। एक्सपेरिमेंट की एक्सपेरिमेंट उसका कर नहीं सकते। मिसाल के तौर पे कुछ चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड होती हैं, जैसे एवोल्यूशन है। मेरी उंगली है, अगर मैं ये उंगली काट दूँ अपनी, तो मेरी अगली नस्ल में भी उंगली आ जाएगी, आएगी, वो उंगली कटेगी नहीं। लेकिन अगर मैं अपनी 100 नस्लों तक, 200 300 नस्लों तक अगर मैं ये उंगली काटता जाऊँ, तो हो सकता है कि 300 400 नस्ल के बाद जो उंगली नस्ल आए उसमें उंगली ना हो। ये वाली एवोल्यूशन बहुत स्लो प्रोसेस है। लेमार्क थ्योरी आपने पढ़ी थी ना, कि जो वो था ज़राफ़ा, पहले गर्दन छोटी थी उसकी, उसने खाना खाने के लिए या घास वो मतलब दरख्त से पत्ते तोड़ने के लिए गर्दन लंबी करना शुरू कर दी। तो ये थोड़ी ना हुआ कि एक नस्ल में अगली नस्ल में गर्दन लंबी हो गई, बहुत नस्लें लगी थी आहिस्ता आहिस्ता करके गर्दन लंबी होने में। ऐसा सांप के बारे में कहा जाता है, सांप पहले पाँव हुआ करते थे सांप के, फिर पाँव ख़त्म हो गए। एक नस्ल में ऐसा नहीं हो, बहुत नस्लें लगी सांप के पाँव जो है वो ख़त्म होने में। इस तरह से वेल मछली जो है पहले खुश्की में रहा करती थी, लेकिन वेल मछली को खुश्की से पानी में जाने में कितनी सदियाँ लगी होंगी। तो इसके एक्सपेरिमेंट्स आप उसको कर नहीं सकते डायरेक्ट। हाँ ऑब्जर्वेशन हो सकती है, आप चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हैं एवोल्यूशन थ्योरी के लिहाज से, कि जानवरों के जो डीएनए, जैसे मिसाल के तौर पे हमारा 90% डीएनए जो है वो चूहे से मिलता है, या 98% डीएनए हमारा बंदर से मिलता है। उसका मतलब ये हुआ कि बंदरों और इंसानों में कोई चीज़ तो मुश्तरक है, डीएनए चूँकि हमारा सेम रहता है ज़्यादातर। इस तरह बहुत सारी किडनी वगैरह है, अगर आप मंकी से निकाल कर इंसान में लगा दोगे तो काम कर लेता है। बहुत सारी चीज़ें वर्किंग कर लेती हैं। बिल्कुल यस। इस तरह मैंने ये भी बताया था आपको कि जो और चीज़ें हैं, दुम की हड्डी, टेल बोन जिसको हम कहते हैं, हर इंसान के पास टेल बोन है। हमारे इंसान को दुम तो नहीं होते,
तो टेल बोन क्यों है, इसके बताने के लिए किसी ज़माने में कभी किसी पिछली नस्ल में कहीं ना कहीं इंसान की दुम भी होती थी, तभी वो टेल बोन रह गया है। इस तरह से और भी चीज़ें हैं। हमारे जो रोंगटे हैं वो खड़े हो जाते हैं, बाल है ना, जब सर्दी लगती है ना तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इससे हमारी सर्दी में हमें सर्दी में फ़र्क नहीं पड़ता। ये होता था जब किसी ज़माने में जब इंसान जब बंदर था, कोई भी था, तो वो उसके बाल लंबे लंबे थे, तो क्या होता है जब सर्दियाँ होती थी ना तो वो बाल खड़े हो गए, क्या होता था उसे गर्मी लगनी शुरू हो जाती थी। लेकिन इंसान आज बाल छोटे छोटे हो गए हैं, लेकिन फिर भी वो रोंगटे हमारे खड़े हो जाते हैं, स्ट्रेट हो जाते हैं सर्दियों में। ये बहुत सारे, और इसने पूरी किताब लिखी थी ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज, एक सेकंड, पित्ती का भी बताया था, स्प्लीन का बताया था। तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें, पूरी किताब लिखी थी डार्विन ने ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज़ के नाम से, जिसमें उसने सारी चीज़ों को बताया था। तो वो उसके ऑब्जर्वेशंस थे, ठीक है। बट फिर वही बात है कि ये अब आप पर छोड़ा जाता है कि आपका क्या चीज़ मतलब है। ईमान कामिल है, ईमान मजबूत है, तो आप कभी भी डार्विन की बात को तस्लीम नहीं करोगे। अगर किसी इंसान का कामिल ईमान नहीं है तो वो फ़ौरन से कबूल कर लेगा। हाँ बोलो सर, आप बोले थे गैलीलियो जो है उसने ये कहा कि जब वहाँ उसके मजहब में, मतलब बाइबल में लिखी गई थी कि जो है ज़मीन टूटी हुई और उसके इर्द गिर्द सूरज। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर ये बात तो फिर अभी के लिहाज से तो गलत है। और वो गलत है। जो है कुरानी वो आसमानी किताब है, तो उसमें तो गलत नहीं हो सकता। चेंजेस हैं। यस, तहरीफात हैं, चेंजिंग्स हैं। 4 किताबें तौरात, ज़बूर, इंजिल, कुरान मजीद, जिसमें से सिर्फ एक किताब है कुरान मजीद, फुरकान हमीद, जिसकी हिफाजत का ज़िम्मा खुद अल्लाह तबारक व तआला ने अपने ऊपर लिया है। बाकी किताबों की हिफाजत के ज़िम्मा अल्लाह ने नहीं लिए। तो बाकी किताबों में क्या वो चेंजिंग हो चुकी है, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। 40 किताबें थी ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में, जो बाइबल था जमा नहीं हो सका, लेकिन जब बाद में जब जमा किया जाना शुरू हुआ तो 40 किताबें जमा हो गई, अलग अलग 40 बाइबल। 40 में से 36 को जला दिया गया, 4 को रख दिया गया, यूहन्ना, लूका, मरकस और मत्ती, ये 4 नाम है। इन चारों किताबों से मिलाकर लॉर्ड जेम्स बाइबल बनाया गया। मतलब बाकी 36 किताबों को जला दिया, पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ था जो भी था। तो ये तहरीर किताब कोई ऑथेंटिक किताब नहीं है, इसका मतलब है। कुरान मजीद जबकि नबी के दौर में जो वैसी थी, आज तक वो वैसी ही है। ज़िम्मा भी अल्लाह ने लिया है कि क़यामत तक, क़यामत आएगी तो अल्लाह ताला खुद उठा लेगा उसके उरूफ को, इंसान नहीं हटा सकता उसको। ऐसा ही है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो साइंस एंड साइंटिफिक वर्क जो होता है उसमें 4 चीज़ें हैं। गलती होगी उसके अंदर, उसमें अरेंजमेंट उसकी सही नहीं होगी, उसमें एविडेंस नहीं होगा, और चौथी चीज़ कि उसमें ऑथर ने अपने ज़ाती राय को शामिल कर दिया होगा। ज़ाती राय नहीं होना चाहिए, जैसे मैंने बहुत सारी एग्जाम्पल अभी दिया आपको। नेक्स्ट, बाय साइंटिफिक वर्क देन वी मीन विच इज़ एज एग्जैक्ट एज पॉसिबल। तो साइंसी काम से मुराद क्या हो गया? उससे मुराद होगी काम जितना ज़्यादा मुमकिन हो उतना ज़्यादा एग्जैक्ट होना चाहिए, ठीक होना चाहिए। ऑर्डरली अरेंजमेंट, ऑर्डरली अरेंज होना चाहिए, मतलब तरतीब से होना चाहिए, ठीक तरतीब में काम होना चाहिए। बैडली अरेंज नहीं होना चाहिए। पेपर में सवाल आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइंटिफिक एंड अनसाइंटिफिक वर्क, मैं उसका आंसर आपको बताऊंगा। नेक्स्ट, एंड बेस्ड ऑन साउंड एंड सफिशिएंट एविडेंस। तीसरा, साउंड एंड सफिशिएंट, वाफिर मिकदार में उसमें एविडेंस होना चाहिए, मतलब सबूत होना चाहिए, सबूतों के साथ बात होनी चाहिए, बिना सबूत के बात नहीं होनी चाहिए। और चौथी, इट मस्ट हैव नो ऑब्जेक्ट, इसका कोई मकसद नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट टू फाइंड द ट्रूथ, सिवाय इसके कि हम सच्चाई की तलाश करें। ठीक है, मतलब कि जब आप साइंटिफिक वर्क करो ना, आपका मकसद सिर्फ ये होना चाहिए कि मैं सच्चाई की तलाश कर रहा हूँ, हक की तलाश कर रहा हूँ, तब वो काम साइंटिफिक वर्क है। लेकिन अगर आपके अपने ज़ाती मफाद उसमें शामिल है तो वो साइंटिफिक वर्क नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पे नहीं, लेट्स से मिसाल के तौर पे अगर मैं उठ जाऊँ कि मैं कुरान पाक की इस फला आयत को साबित करने के लिए साइंटिफिक वर्क कर रहा हूँ, तो अब ये काम साइंटिफिक कहला ही नहीं सकता। साइंटिफिक वर्क में कोई मतलब आपका ऑब्जेक्ट सिर्फ क्या होना चाहिए, मुझे सच की तलाश करनी है। मिसाल के तौर पर डार्विन ने जो बात की बंदर से इंसान वाली, उसका कतई ये उसकी नीयत दिल में ये नहीं होगा कि मैं बाइबल के ख़िलाफ़ बात करना चाहता हूँ, वो तो सच्चाई की तलाश कर रहा था। अब इत्तेफाक ये हो गया कि उसके बाद बाइबल के ख़िलाफ़ चले गए, इत्तेफाक हुआ। गैलीलियो जब कर रहा था तो उसको ढूंढना ये था कि खुदा न खास्ता वो ये सोच रहा था कि अपने मज़हब के ख़िलाफ़ मैं बात करूँगा, वो तो एक इत्तेफाक हो गया कि मज़हब के ख़िलाफ़ बात चली गई। तो साइंटिफिक वर्क करने का मकसद ये होगा कि आप ऑब्जेक्ट क्या होगा, सच्चाई की तलाश करो। अब सच्चाई की तलाश करना है, सोचना नहीं है कि नहीं यार मैं फ़ला रिलीजन का हूँ या उस रिलीजन का हूँ। अगर आप ऐसे ऐसे सोचेंगे तो फिर आप साइंटिफिक वर्क नहीं कर पाएंगे। साइंस की किताब में देख लो, कहीं पर भी गॉड का वर्ड नहीं आता स्टार्ट से एंड तक। साइंस की किताब में पढ़ते हैं, कोई रिलीजन का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं आता उसके अंदर। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो कुछ भी उठा लो, किसी एक पर भी अल्लाह तबारक व तआला का नाम या नबी का नाम या कोई रसूल का नाम नहीं आता। आता है क्या? नहीं, क्योंकि साइंस के अंदर ये चीज़ें मैटर ही नहीं करती हैं। साइंटिफिक वर्क में आपको अपने रिलीजियस कॉन्सेप्ट्स को दूर रखना पड़ता है।
फिर साइंटिफिक वर्क करना पड़ता है। समझ रहे मेरी बात को? और इसमें एक ऐसा भी हो जाता है कि आप मज़हब के ख़िलाफ़ चले जाते हैं, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया। हाँ, जैसे बायोलॉजी की बुक 9 क्लास की, हाँ ये अच्छा सवाल है। बायोलॉजी की क्लास 9 की बुक है, उसमें स्टार्ट में जो है वो आपके पास उसमें आयातें वगैरह लिखी हुई थी, लेकिन पहले पेज में से, उसके बाद आप दूसरे से आखिरी तक देख लो, क्या कहीं पर कोई लिखा हुआ होता है? देखो, मेन बायोलॉजी चैप्टर 1 नहीं है, बायोलॉजी शुरू चैप्टर 2 से हो रही है, वो तो इंट्रोडक्शन है। तो चैप्टर 2 के बाद आगे और कोई नहीं लिखा होगा, फिर पहले चैप्टर में था। वो दिलचस्प इसलिए कि पाकिस्तान की किताब थी तो डाल दिया गया, वरना साइंटिफिक बुक के अंदर या साइंस की किताब के अंदर तो ये जुर्म है लिखना। जुर्म से मुराद ये कि गलत है। वो क्या कह रहे हैं वहाँ पर कि रिलीजियस कॉन्सेप्ट साइंस की बुक में नहीं आने चाहिए। तो आप किसी बाइबल का या किसी कुरान मजीद का या किसी हदीस का हवाला नहीं दे सकते साइंस के अंदर, उसके अंदर वो चीज़ मैटर नहीं करती। साइंस बोलती है सबूत दो लाकर, बस उसको कुरानी आयत या फिर उसको हदीस नहीं चाहिए। हम वॉइस को किसी कुरानी आयत से साबित नहीं कर सकते, पेपर में कट जाएगा। सही बात है ना? उसमें क्या चाहिए भाई? कोई रियल सबूत ला कर दो जो नेचर में होता है। मेरी बात समझ रहे हो? तो साइंस एंड रिलीजन दे बोथ आर सेपरेट थिंग्स, दोनों बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। हम उनको मिक्सअप नहीं कर सकते साथ में। तो यही बात बताई जा रही है उसके अंदर। नेक्स्ट, perhaps science is most clearly defined by saying that it is firstly a vast collection of facts expressed in exact and unambiguous language in such a manner that anyone who cares to take the trouble can test their truth, and secondly a collection of rules or laws which express the connection between these facts. शायद साइंस को वाज़ेह तरह से डिफ़ाइन किया जा सकता है ये कहकर कि पहले तो साइंस एक कलेक्शन है हक़ाइक़ का, जिसको एक्सप्रेस किया जाता है एग्जैक्ट, ठीक, एंड अनएम्बिगियस लैंग्वेज। अनएम्बिगियस के मतलब होता है आसान, एम्बिगियस इसका उलट वर्ड है, मतलब मुश्किल। आसान, अनएम्बिगियस लैंग्वेज में, आसान ज़बान में जिसको बताया गया हो, इस तरह से कोई भी इंसान उसको टेस्ट कर सके। और दूसरा साइंस से कलेक्शन है रूल्स और लॉस को, जो इन फैक्ट्स के बीच में कनेक्शन बताती है। बेटा ये साइंटिफिक मेथड की बात की जा रही है इस सेंटेंस में। 9 क्लास से पढ़ा था ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, थ्योरी, साइंटिफिक लॉ। तो सबसे पहले क्या होता है? ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस। आप कुछ ऑब्जर्व करते हो और उसको लिख लेते हो सिंपल वर्ड्स में, हाइपोथेसिस उसको हम कहते हैं। फिर बाकी साइंटिस्ट मिलकर उस पर रिसर्च करते हैं, उसको हम कहते हैं थ्योरी एंड साइंटिफिक लॉ। तो सबसे पहले साइंस को इस तरह डिफाइन किया जा सकता है कि साइंस सबसे पहले तो नाम है कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स का, कि आप फैक्ट्स को कलेक्ट कर लें, उसके बाद कोई भी इंसान उसको टेस्ट कर ले, और टेस्ट करने के बाद देखें कि साइंस का एक लॉ दूसरे लॉ के मुवाफिक आ जाए। साइंस के अंदर याद रखिएगा कि साइंस के अंदर एक लॉ को दूसरे लॉ को प्रूफ करना ज़रूरी है। एक लॉ दूसरे लॉ को फेल नहीं कर सकता, तमाम लॉ एक दूसरे के कनेक्शन में होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, as long as man hunted for knowledge in a random sort of way and believed each other's assertions without testing them, knowledge made negligible progress. जब तक इंसान तलाश करता रहा इल्म की बेतरतीब तरीके से और एक दूसरे के स्टेटमेंट पर, बयानात पर बिना उनको टेस्ट किए बिलीव करता रहा, तो इल्म ने कोई तरक्की नहीं की, ना होने के बराबर तरक्की की। Once they began to make sure that their facts were right by doing experiment for themselves, science began to grow. और एक दफ़ा जब उनको एहसास हो गया, उनको यकीन हो गया कि उनके हक़ाइक़ सही हैं तजुर्बे करके, तो फिर उस दिन के बाद से साइंस जो है वो ग्रो होना शुरू हुई, साइंस बढ़ना शुरू हुई, साइंस की पैदावारी हुई। मतलब क्या बताना चाह रहा हूँ इस सेंटेंस में, लास्ट पैराग्राफ के अंदर, कि शुरू में क्या था? फ़लसफ़ा था, फ़िलासफ़ी थी। साइलेंट साइलेंट। स्टार्टिंग में क्या था? फ़लसफ़ा, फ़िलासफ़ी। स्टार्टिंग में था फ़लसफ़ा या फ़िलासफ़ी। फ़िलासफ़ी में क्या था? बिना कुछ सोचे समझे हम किसी भी बात को बयान कर देते थे। कोई हमारे पास जो है वो कोई हमारे पास एविडेंस नहीं होता था। ये बहुत पुराने ज़माने की बात है, ग्रीक फ़िलासफ़र्स की बात है। जैसा अरस्तु बोलता था, क्या बोलता था कि भाई ये जो है वो डस्टर है, उसको हमने नीचे फेंक दिया तो ये गिर गया। ये क्यों गिरा? तो अरस्तु बोलता था चूँकि ज़मीन, धरती, ये ज़मीन हमारी माँ है, ये धरती हमारी माँ है, तो माँ अपने बच्चे को अपनी तरफ खींचती है, तो धरती में मौजूद हर एक चीज़ उसके बच्चे जैसा है, तो इसलिए वो अपनी तरफ खींच रही होती है उसको। ये अरस्तु का कॉन्सेप्ट था ग्रेविटी के बारे में। तो लोगों ने यकीन भी कर लिया, हाँ भाई सही बोलता होगा। बोलता है कि ज़मीन चिपटी है तश्तरी की तरह, तो लोगों ने यकीन कर लिया हाँ ज़मीन चिपटी है। मतलब उसने कहा गया दुनिया की हर चीज़ आग, हवा, मिट्टी और पानी से मिलकर बनी है। लोगों ने यकीन कर लिया कि हाँ ठीक है, 4 बेसिक एलिमेंट्स। ये था पुराने ज़माने का दौर। जब तक लोग ऐसे एक दूसरे की बातों पर बिना किसी एक्सपेरिमेंट के यकीन करते रहे, तब तक नॉलेज में नेग्लिजिबल प्रोग्रेस, इल्म ने कोई तरक्की नहीं की। लेकिन जब लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू किया तो फिर साइंस बिगेन टू ग्रो।
साइंस आखिरकार डेवलप होना शुरू हुई और आज आपके पास मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, एरोप्लेन्स, कार्स, डिफरेंट तरह के लग्जरीज, डिफरेंट तरह के हेलीकॉप्टर्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें दुनिया में आपके पास आ गई।